अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जहां से हमने पहली क्लास छोड़ी थी वहीं से हम शुरू करें। तो हम बात कर रहे थे विशिष्ट बालक या असामान्य बालक कौन से होते हैं, वो हमने उनका वर्गीकरण देख लिया। अब हम वर्गीकरणों को क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असामान्य या विशिष्ट बालकों के व्यवहार का पता लगाने के लिए और अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी विधि। तो कौन आंसर क्या रहेगा, व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी। यही की बात है कि व्यक्ति जो विशिष्ट या जो असामान्य बालक होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है, तो व्यक्ति इतिहास विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल अपराध की। सबसे पहले विशिष्ट बालकों में देखते हैं बाल अपराधी बालक। सबसे पहले कौन से देखते हैं, बाल अपराधी बालक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल अपराध की कि बाल अपराध क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि बाल अपराध क्या होता है। और बाल अपराध का प्रतिपादक की बात करूं तो बाल अपराध का प्रतिपादक कौन रहेगा, सीजर लाम्ब्रोसो। कौन रहेगा, सीजर लाम्ब्रोसो। नेक्स्ट कि बाल अपराध क्या होता है वो देखते हैं कि किसी भी बालक के ऐसे कार्य और व्यवहार जो समाज के नियमों, कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं के विरुद्ध होते हैं, उन्हें समाज अपनी क्या नहीं करता है, मान्यता प्रदान नहीं करता है। बालक के वही कार्य और व्यवहार बाल अपराध के नाम से जाने जाते हैं। यानी बालक के द्वारा ऐसे कार्य और व्यवहार किए जाते हैं जो समाज के नियमों, कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। तो समाज क्या करता है, उन बालकों को अपनी मान्यता प्रदान नहीं करता है और यही कार्य क्या कहलाते हैं, बाल अपराध के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट कि एलिस क्या कहता है, बाल अपराध के बारे में एक एलिस का कथन है कि एलिस के अनुसार बाल अपराध की जो प्रवृत्तियां होती है वो लड़के और लड़की दोनों में पाई जाती है। यानी कि बाल अपराध की प्रवृत्तियां वो लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर पाई जाती है, जिसका अनुपात 80:20 होता है। यानी कि 80% जो लड़के वो क्या करते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं और 20% लड़कियां क्या करती हैं, बाल अपराधी की श्रेणी में आती हैं। तो एलिस का क्या कथन है कि बाल अपराध की भावना, एलिस ने अपना कथन दिया है कि बाल अपराध की भावना लड़के व लड़कियों दोनों में पाई जाती है, जिसका अनुपात 80:20 होता है। यानी कि 80% बच्चे क्या होते हैं, अपराधी, लड़के क्या होते हैं अपराधी, और 20% लड़कियां क्या होती हैं, अपराधी प्रवृत्तियां की होती हैं। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बाल अपराध की आयु क्या होती है, 7 से 15 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर बाल अपराध की आयु क्या होती है, 7 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु होती है, वो क्या होती है, बाल अपराध की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय कानून के अनुसार बाल अपराध की आयु है वो 18 वर्ष से कम को माना जाता है। यानी कि भारतीय जो एक्ट है, इंडियन एक्ट के तहत क्या होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का या लड़की यदि कोई नियम, कानून, प्रथा, परंपराओं को तोड़ता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, लेकिन यदि गंभीर अपराध की स्थिति होती है तो वहां पे बाल अपराध की आयु है वो क्या मानी जाती है, 16 वर्ष से कम मानी जाती है। सामान्य यदि बाल अपराध की आयु पूछे भारतीय कानून के तहत तो 18 वर्ष से कम होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में पूछे तो 7 से 15 वर्ष तक होती है और गंभीर स्थिति के अंदर बाल अपराध की आयु क्या होती है, 16 वर्ष से कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बाल अपराधी बालक की विशेषता है, यानी जो बाल अपराधी जो बालक होता है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण, कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। तो नंबर 1, शारीरिक रूप से हास्ट पुष्ट होते हैं, यानी शारीरिक रूप से क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, बलशाली होते हैं। नेक्स्ट, संवेगात्मक दृष्टि से क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, यानी उनके संवेगात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। जल्दी किसी बात पे क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध की भावना क्या होती है, अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, अन्य लोगों को कष्ट, चोट व नुकसान पहुंचाना इनका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। अपने स्वार्थ हितों को अधिक क्या देते हैं, महत्व देते हैं, यानी कि अपने ही कार्य के प्रति क्या होते हैं, अधिक क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये सेल्फिश होते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय व सार्वजनिक संपत्ति को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मादक पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। नेक्स्ट, बाल अपराधी बालक किसी न किसी मानसिक रोग से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। और जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके ना तो स्थायी मित्र होते हैं और ना ही स्थायी शत्रु होते हैं। वे अपने मित्र और शत्रु आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार क्या करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। और नेक्स्ट, बड़ा ही
बाल अपराधी बालकों की विशेषताओं के अंदर सबसे बड़ी विशेषता आती है उनका अशिक्षित होना, उनका अशिक्षित होना, और माता पिता का जो पारिवारिक जो स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, उसका क्या होना, कमजोर होना, कामुक चलचित्रों का क्या करना, देखना, ये सभी क्या होते हैं, बाल अपराधी बालकों की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाल अपराध के कारण, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति या बालक क्या करता है, बाल आपराधिक प्रवृत्तियों को क्या करता है, बार बार संचालित करता है। तो वो कौन कौन से कारण है उनको देखते हैं। तो नंबर 1 पे क्या था, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या करता है कि बाल प्रवृत्तियों को क्या करता है, जन्म देता है। इस बात का समर्थक कौन है, कोलिक व ज्यूस। तो कोलिक और ज्यूस का मानना है कि यदि परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या अन्य कोई सदस्य यदि किसी आपराधिक प्रवृत्तियों को करता है तो बच्चा क्या करेगा, उन कार्यों का अनुकरण करेगा और क्या कर जाएगा, वो बाल अपराध की प्रवृत्ति को सीख जाएगा या इन गतिविधियों में क्या करेगा, अपने आप को संलग्न करेगा। नेक्स्ट आता है अपना घर का वातावरण। नेक्स्ट क्या है, घर का वातावरण भी क्या करता है, बच्चे को बाल अपराधी प्रवृत्तियों को करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। नेक्स्ट आता है समाज का वातावरण, यानी व्यक्ति या बालक जिस समाज में रह रहा है तो समाज के अंदर क्या है, अनेक कृतियां हैं, जैसे भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, अनेक जातिवाद है, अनेक कृतियां शामिल होती है समाज के अंदर। तो वो भी क्या करते हैं, बच्चे को बाल अपराध की प्रवृत्ति में क्या करती है, अग्रसर करती है। नेक्स्ट आता है विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय का वातावरण वो भी क्या करता है, बच्चे में बाल अपराध की भावनाओं को क्या करता है, जागृत करता है। जैसे विद्यालय का जो वातावरण है वो उसका स्वस्थ न होना, अध्यापकों द्वारा छोटी छोटी बातों पर अधिक दंड का देना, या जो मूल्यांकन की प्रणाली है उसमें निष्पक्षता का न होना, जो पाठ्यक्रम होता है उसका जटिल होना, ये सभी क्या होते हैं, विद्यालय से संबंधित कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक कारण। नेक्स्ट क्या आता है, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण का इसका समर्थन किसने किया है, सिगमंड फ्राइड ने। क्या है, सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट आते हैं संवाद वाहन के साधन। संवाद वाहन के साधन, जो कामुक जो चलचित्र होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, वो भी क्या करती है, बच्चे को में अंदर क्या करती है, बाल अपराध के क्या करते हैं, कारण को क्या करती है, जन्म देती है। नेक्स्ट और लास्ट क्या आता है, संस्कृति। क्या आता है, संस्कृति, यानी कि बच्चा जिस संस्कृति के अंदर रहता है उस संस्कृति से भी क्या करता है, बच्चा बाल अपराध की प्रवृत्तियों को क्या करता है, सीखता है। तो ये सारे के सारे कारण किसके हैं, बाल अपराध के कारण। कि इन्हीं कारणों के कारण क्या करता है, बालक क्या करता है, बाल अपराध प्रवृत्तियों को क्या करता है, बार बार संचालित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल अपराध को दूर करने के उपाय, यानी कि कौन कौन से उपाय हैं करने चाहिए जिनके कारण जो बाल अपराध की प्रवृत्तियां होती हैं उनको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो वो कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी तकनीक है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बच्चे को, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बालक को अच्छे वातावरण में क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यानी कि बच्चा क्या है, बाल अपराध की प्रवृत्तियों से क्या ग्रस्त है, तो उस बच्चे को उस वातावरण से निकालकर एक अच्छे और स्वस्थ वातावरण में छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनिर्देशक तकनीक या विधि। नेक्स्ट क्या आती है अपनी, अनिर्देशक विधि। अनिर्देशक जो विधि है इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, कार्ल्स रोजर। कौन रहेगा, कार्ल्स रोजर। इस विधि को नॉन डायरेक्टिव तकनीक व रोजर पद्धति भी कहते हैं। यानी जो अनिर्देशक जो विधि होती है जिसका प्रतिपादक कौन है, कार्ल्स रोजर है, उसे नॉन डायरेक्टिव तकनीक या रोजर पद्धति भी कहते हैं। तो इसके में क्या है कि कार्ल्स रोजर का मानना है कि बच्चे के अंदर इतनी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति होती है कि बच्चा क्या कर सकता है, अपनी बुरी आदतों को क्या कर सकता है, स्वयं या खुद ही क्या कर सकता है, सुधार सकता है। केवल और केवल उस बच्चे को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसका मानना है ऐसा, कार्ल्स रोजर का मानना है कि जो बच्चा बाल अपराध प्रवृत्तियों से ग्रस्त है उसे क्या करे कि सकारात्मक रूप से क्या करना चाहिए, उसे अभिप्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट अपनाता है आत्मनिष्ठ विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि आती है, आत्मनिष्ठ विधि। अपनी जो आत्मनिष्ठ विधि है उसका प्रतिपादक कौन रहेगा, फ्रेड एस केलर। कौन रहेगा, फ्रेड एस केलर। तो फ्रेड एस केलर का क्या मानना है कि बालक के साथ जो आत्मनिष्ठ विधि होती है जिसका प्रतिपादक कौन है, फ्रेड एस केलर। तो फ्रेड एस केलर का क्या मानना है
कि पहले जो अपराधी बालक होते हैं उनके साथ क्या करनी चाहिए, हमें मित्रता को बनाना चाहिए, और जैसे जैसे मित्रता है वो घनिष्ठ हो जाएगी, तो घनिष्ठ होने के बाद क्या करेगा, बालक अपनी अपराध प्रवृत्तियों के बारे में क्या करेगा, उस व्यक्ति को बताएगा जिसके साथ उसकी क्या है, घनिष्ठ मित्रता है। तो ऐसा करने के बाद क्या करेगा, वो अपनी अपराध प्रवृत्तियों के बारे में बताएगा, तब उसे क्या करेंगे, उस बच्चे को उन अपराध प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम परामर्श देंगे या उसको क्या करेंगे, सलाह देंगे। ऐसा किसका मानना है, फ्रेड एस केलर का मानना है। नेक्स्ट और लास्ट अपनी विधि आती है बाल अपराध को दूर करने की, मनोविश्लेषण विधि। कौन सी विधि आती है अपनी, मनोविश्लेषण विधि, जिसका प्रतिपादक कौन रहेगा, सिगमंड फ्राइड। अपनी जो मनोविश्लेषण विधि है उसका प्रतिपादक कौन रहेगा, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड का क्या मानना है कि व्यक्ति की अचेतन मन के अंदर जो दमित इच्छाएं होती हैं, और यदि उन दमित इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अपराध प्रवृत्तियों को करने लग जाता है। तो यदि व्यक्ति के अचेतन मन में दमित इच्छाओं को क्या कर दिया जाए, यदि पूरा कर दिया जाए, तो व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, बाल अपराध की प्रवृत्तियों से क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा किसका मानना है, सिगमंड फ्राइड का मानना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल अपराध सुधार गृह, यानी कि ऐसे कौन कौन सी संस्थाओं का क्या की स्थापना की गई है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी जो अपराध प्रवृत्तियां होती हैं उनको सुधारा जाता है, उनको सही शिक्षा दी जाती है। तो बात करेंगे बाल अपराध सुधार गृह, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं विश्व स्तर की। तो विश्व का पहला बाल अपराध सुधार गृह 1887 में, कब, 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। सीधा सा प्रश्न पूछे कि विश्व का पहला बाल अपराध सुधार गृह कब स्थापित किया गया, तो 1887 में। कब, 1887 में। कहां पे, अमेरिका में। और अमेरिका के किस शहर में, न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट फिर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत का पहला बाल अपराध सुधार गृह 1920 ईस्वी में, कब, 1920 में, और कहां पे, कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला बाल अपराध गृह कब स्थापित किया गया, बाल अपराध सुधार गृह कब स्थापित किया गया, 1920 में, और कहा किया गया, कलकत्ता में। तो इन गृहों के अंदर क्या किया जाता है कि बाल अपराध सुधार गृहों में बालक की आपराधिक प्रवृत्तियों को सुधारा जाता है और उसे सामाजिकता, नैतिकता, चरित्र तथा व्यवसायिक शिक्षा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। यानी कि इन ग्रहों के अंदर क्या जाता है, बच्चों को सामाजिकता, नैतिकता, चरित्र और व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि क्या करे, वो भविष्य में अपने आप को क्या करे, समाज के अंदर स्थापित कर सके, समाज के अंदर अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके। तो आपने बात किया विशिष्ट बालकों के अंदर, हमने क्या देख लिया, बाल अपराधी बालक देख लिए, उसके क्या होते हैं, उसकी परिभाषा देख ली, उसकी विशेषताएं देख ली, बाल अपराधी बालकों के कारण देख लिए कौन कौन से होते हैं, फिर उसके सुधार कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो देख लिए, और सुधार गृह। तो आज की अपनी क्लास कहां तक रहेगी, बाल अपराध सुधार गृह तक। कल आगे यहाँ से क्या करेंगे, अपनी नई क्लास शुरू होगी।